नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार आपका एसएसटी का टीचर। आज दिनांक 13 जुलाई को आपके विधिवत टाइम के अनुसार मैं सेकंड सेमेस्टर डीएलएड 2019 के लिए एसएसटी की क्लास को लेके आया हूँ, जिसमें अभी तक हमने दिल्ली सल्तनत में जो शुरुआत हुई है मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी और महमूद गजनवी के आक्रमण, महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, ये चर्चा कर लिया। इसके पश्चात बच्चों मोहम्मद गोरी, आपका जो सिलेबस है उसमें मोहम्मद गोरी प्रमुख रूप से शासक बनता है। मोहम्मद गोरी अफ़गानिस्तान क्षेत्र में एक गोर प्रदेश है, वहाँ का रहने वाला था और 1149 में इसका जन्म हुआ था। मोहम्मद गोरी प्रारंभ से ही एक कुशल और योग्य व्यक्ति था। अपने नेतृत्व क्षमता की दम पर इसने सेनापति का पद प्राप्त किया था। ये जब सुबक्तगीन और सुबक्तगीन के बाद जब अलब्तगीन के बाद जब सुबक्तगीन शासक बनता है, तो सुबक्तगीन की सत्ता जब कमज़ोर होती है, सुबक्तगीन का ही ये सेनापति था। उसके पश्चात इसका भाई गयासुद्दीन शासक बनता है, तो गयासुद्दीन के सेनापति के रूप में भी ये काफ़ी समय तक कार्य करता है और गयासुद्दीन के साम्राज्य को बढ़ाने का कार्य करता है। कुछ समय के पश्चात यह गयासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात स्वयं गोर प्रदेश का शासक बन जाता है और सुल्तान बन जाता है। 1202 ईस्वी में मोहम्मद गोरी गोर प्रदेश का सुल्तान बन जाता है। सुल्तान बनने के पश्चात इसने सबसे पहले अपने साम्राज्य को बढ़ाने का कार्य किया। साम्राज्य को बढ़ाने के क्रम में इसने भारत की तरफ रुख किया, क्योंकि उस समय ये मध्यकाल का दौर चल रहा था और मध्यकाल में ज़्यादातर जो आक्रांता हुए हैं उन्होंने, और ख़ास तौर से उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ये फारस की खाड़ी और अफ़गानिस्तान के क्षेत्र, समरकंद और ये आपके ईरान, अफ़गानिस्तान, यहाँ के जो सुल्तान या राजा हुए, इन्होंने मुस्लिम जगत में भारत के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया और यही कारण था कि अंततः भारत इनके आक्रमण का शिकार हो गया। अब जब ये सुल्तान बन गया, मोहम्मद गोरी सुल्तान बनने के पश्चात इसने भारत पर पहला आक्रमण किया। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर किया था। 1175 में इसने मुल्तान पर किया। वहाँ उसको मुल्तान में करमाथी जो शासक हुआ करते थे, वो इस्लाम धर्म के विरोधी होते थे और वहाँ जो शासक था उसकी सत्ता थोड़ी कमज़ोर हो चुकी थी, तो वहाँ इसने आसानी से विजय प्राप्त कर ली। उसके पश्चात इसने पाटन पर आक्रमण किया 1178 में, और 1178 में ही मुल्तान पर पुनः आक्रमण किया गुजरात में। तो 1178 में जब इसने पाटन पर आक्रमण किया तो वहाँ शासक कौन था? भीमदेव द्वितीय। भीमदेव द्वितीय एक शक्तिशाली शासक था और उस समय भीमदेव द्वितीय कह सकते हो अल्पवयस्क के रूप में रहा होगा। उसकी जो माँ थी, वो जिनका नाम था नायका देवी, नायका देवी के संरक्षण में या संरक्षिका के रूप में नायका देवी ने इससे मोहम्मद गोरी से मुकाबला किया और मोहम्मद गोरी बुरी तरह से इस युद्ध में पराजित हुआ।
मोहम्मद गोरी गुजरात पर जो आक्रमण इसने किया, दूसरे आक्रमण में 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी बुरी तरह पराजित हुआ और यहाँ का शासक मूलराज द्वितीय था, भीम द्वितीय नहीं, मूलराज द्वितीय इस समय अनिलवाड़ या पाटन का शासक हुआ करता था। इसके पश्चात मोहम्मद गोरी जब पराजित हो गया बुरी तरह, तो इसने सोचा कि अब हम भारत में इस रास्ते से प्रवेश नहीं कर सकते, तो इसने पंजाब की तरफ रुख किया। भारत उस समय ज़्यादातर जो भी आक्रांता आए हैं उनका प्रारंभिक आक्रमण अगर देखोगे आप, तो पंजाब से ही ये लोग प्रवेश करने की कोशिश किए हैं। 1179 ईस्वी में इसने पंजाब से होकर भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया। 1179 में पेशावर पर आक्रमण कर दिया और उसे गजनवी शासक से छीन लिया। पेशावर में उस समय महमूद गजनवी का एक शासक था, या महमूद गजनवी के द्वारा स्थापित किया गया सेनापति था, उसने उससे पंजाब छीन लिया। 1181 में वह लाहौर पर चढ़ गया, लाहौर को विजित किया और खुसरव मलिक ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और अपना लड़का बंधक के रूप में खुसरव मलिक ने मोहम्मद गोरी के पास भेज दिया। 4 वर्ष के पश्चात सियालकोट के किले पर भी इसने अधिकार कर लिया। कुछ वर्षों के बाद मोहम्मद गोरी की आज्ञा से खुसरव तथा उसके पुत्रों का वध कर दिया, क्योंकि ये दूरगामी इसके लिए नुकसान हो सकता था या इसका विरोध कर सकते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी ने अपनी योग्यता और कुशलता के बल पर गजनवी वंश का अंत कर दिया तथा मुल्तान, सिंध, लाहौर ये सब मोहम्मद गोरी के साम्राज्य का अंग बन गए। जब मोहम्मद गोरी ने अब गौर से आगे बढ़कर कश्मीर को जीता, पंजाब को जीता, सिंध को जीता, मुल्तान को जीता, इन सब को जीतने के पश्चात अब ये मामला दिल्ली तक लगभग आ गया और इस समय दिल्ली में सत्ता किसकी थी? दिल्ली में सत्ता थी पृथ्वीराज चौहान की, जिनको राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है या पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। मोहम्मद गोरी ने सोचा कि अगर भारत पर हमें शासन करना है या भारत में मजबूती से पैर जमाने हैं तो दिल्ली पर हमारा अधिकार होना आवश्यक है, क्योंकि केंद्रीय सत्ता या वास्तविक सत्ता उसी की मानी जाती थी जिसका अधिकार दिल्ली पर होता था। और उस समय दिल्ली पर अधिकार किसका था? चौहानों का था। तो इसने पृथ्वीराज चौहान से इसका युद्ध होना निश्चित हो गया और उस समय पृथ्वीराज चौहान भारत के सब शक्तिशाली शासकों में से एक था। हालांकि पृथ्वीराज चौहान आपसी मतभेद के कारण, आपसी राजाओं से संघर्ष होने के कारण चौहान से जो आपस के भारत के राजा थे पड़ोसी, उनसे शत्रुता चल रही थी। इसमें राजा जयचंद भी था जो कन्नौज का राजा था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी का अपहरण कर लिया था जिसका नाम संयोगिता था। इसलिए राजा जयचंद भीतर ही भीतर पृथ्वीराज से जलता था और जब मोहम्मद गोरी से राजा पृथ्वीराज का युद्ध हुआ तो वो इसके साथ नहीं आया। पृथ्वीराज के हिंदूशाही होने के साथ या हिंदू राज्य होने के साथ उसको पृथ्वीराज की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। कोई नहीं, इसके बाद पृथ्वीराज के पास बहुत सेना थी। पृथ्वीराज से जब मोहम्मद गोरी का मुकाबला हुआ, जिसमें तराइन जो मुकाबला है यह तराइन के प्रथम युद्ध के रूप में जाना जाता है। यह तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये लगभग पंजाब और दिल्ली के आसपास पड़ता क्षेत्र है। ये तराइन 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की बुरी तरह से पराजित हुई। पृथ्वीराज ने इसकी आधे से ज़्यादा सेना खत्म कर दी और ये जान बचाकर भागने के लिए मजबूर हो गया। इतना शक्तिशाली आक्रमण हुआ पृथ्वीराज का कि मोहम्मद गोरी के हाथ पैर छूट गए और ये अपनी जान बचाने के लिए भागने के लिए मजबूर हो गया। तो अब पृथ्वीराज चाहते तो ऐसे समय में इसका पीछा करके इसका वध भी
कर सकते थे, लेकिन पृथ्वीराज ने अपने दम भरे साहस की वजह से मोहम्मद गोरी का पीछा करना उचित नहीं समझा और उसे जीवित जाने दिया। ये पृथ्वीराज की हम भूल यहाँ पर कह सकते हैं। कोई नहीं, मोहम्मद गोरी वापस चला गया और 1 वर्ष तक उसने लगातार अपनी सेना को एकत्रित किया, संगठित किया और कह सकते हो ट्रेनिंग दी, शिक्षित किया, नए ढंग से उसको प्रशिक्षण दिया और पुनः 1 वर्ष की तैयारी के पश्चात और इधर पृथ्वीराज चौहान निश्चिंत होकर उन्होंने सोचा कि अब वो इतनी बुरी तरीके से हमसे पराजित हुआ है तो ये वापस दोबारा नहीं आएगा, लेकिन ये पृथ्वीराज की भूल थी। तो 1 वर्ष के पश्चात पुनः मोहम्मद गोरी पूरी तैयारी के साथ भारत आता है और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में होता है और पृथ्वीराज की सेना और मोहम्मद गोरी की सेना में, जबकि बताते हैं कि पृथ्वीराज की सेना बहुत ज़्यादा थी, लेकिन भारत में जो राजा महाराजाओं के पास देखा जाए सेना में हाथी सेना बहुत महत्वपूर्ण होती थी, लेकिन ये हाथी कभी कभी राजाओं की सेनाओं को हराने का कार्य भी करते थे, क्योंकि ये बिदक जाते थे, जिसकी वजह से ये अपनी ही सेना को मारने लगते थे। दूसरा, मोहम्मद गोरी एक प्रशिक्षित सेना के साथ आया था और बताते हैं ये फारस की खाड़ी और गोर प्रदेश के जो तुर्क लोग थे ये घुड़सवारी में और घोड़े पर सवार होकर युद्ध करने में काफ़ी प्रशिक्षित थे और इसी वजह से पृथ्वीराज की जो कह सकते हो पुराने पैटर्न पर सुसज्जित जो सेना थी, भले ही संख्या में ज़्यादा थी, लेकिन पृथ्वीराज की सेना हार जाती है और अंततः पृथ्वीराज की इसमें पराजय हो जाती है। पृथ्वीराज की पराजय होने के पश्चात पृथ्वीराज को बंदी बना लिया जाता है और ऐसा भी कहा जाता है पृथ्वीराज को बंदी बनाकर वो अजमेर ले जाता है, जहाँ कुछ समय तक पृथ्वीराज और उसका बेटा शासन करते हैं मोहम्मद गोरी की अधीनता में। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पृथ्वीराज से जब युद्ध हुआ, हारने के पश्चात तुरंत ही पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज का एक राजकवि था जिसका नाम चंद्रबरदाई था, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा है। उसके अनुसार यह भी हमें सूचना मिलती है कि पृथ्वीराज की मृत्यु मोहम्मद गोरी के हाथों से नहीं हुई, बल्कि स्वयं पृथ्वीराज ने की। इसमें एक कहानी मिलती है कि ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज शब्दवेदी चौहान थे, अर्थात आवाज़ जहाँ से निकलती थी वहीं पर बाण मारने के लिए प्रसिद्ध थे। तो ऐसा माना जाता है कि जब ये पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी अजमेर ले जाता है, दिल्ली ले जाता है, दिल्ली में अपने सिंहासन ये अपना पृथ्वीराज की परीक्षा लेने के लिए बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाता है और पृथ्वीराज की आंखों पर पट्टी बांध देता है और इसको कहा जाता है कि अगर तुम इतनी ऊंचाई पर और इतनी दूरी से आवाज़ के माध्यम से अगर बाण चलाने में सक्षम हो और सही जगह पर आपका बाण लगता है तो हम आपको छोड़ देंगे। और ऐसा ही होता है। पृथ्वीराज का राज जो कवि होता है चंद्रबरदाई, वो पृथ्वीराज को इशारा करता है, इशारे में कहता है कि 8 हाथ 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर चौहान है, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। ये इशारा करके शब्दों ही शब्दों में जो दिल्ली का सुल्तान उस समय मोहम्मद गोरी गद्दी पर बैठा होता है, उसको पृथ्वीराज अपनी दूरी और दिशा तय कर लेते हैं और बाण चलाते हैं और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि बाद में पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई बचते हैं, तो पृथ्वीराज चौहान चंद्रबरदाई में बहस होती है कि पहले आप मुझे मारो, पहले आप मुझे मारो। तो पृथ्वीराज कहते हैं कि तुम ऐसा करो, मेरा सर काट दो और मेरा धड़ भी अगर बचेगा तो वो तुम्हारी आवाज़ से मैं तुम्हारा धड़ काट दूँगा, मैं शब्दवेदी हूँ। और ऐसा ही बताते हैं कि ऐसा होता है कि पहले चंद्रबरदाई पृथ्वीराज का सर काटते हैं और उसके बाद पृथ्वीराज
चंद्रवरदायी का अपने खाली धड़ से उनका सर काटते हैं और अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं। ये एक किंवदंती है, इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई हमें नहीं मालूम होती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के जो बीच युद्ध हुआ, युद्ध के पश्चात इन दोनों को बंदी बनाकर इनके पुत्र को ले जाया गया और कुछ समय तक वहाँ मोहम्मद गोरी की अधीनता में रहने के पश्चात पृथ्वीराज की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। चंद्रवरदायी जो पृथ्वीराज का कवि है, पृथ्वीराज रासो में लिखता है कि जयचंद ने मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन आधुनिक इतिहासकार इसको सही नहीं मानते। इतिहासकार जो उस समय मोहम्मद गोरी के समय का इतिहासकार फरिश्ता है, वो कहता है कि पृथ्वीराज की सेना में 5 लाख अश्वारोही, 30,000 हाथी सेना, तराइन के युद्ध में दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ और मोहम्मद गोरी ने प्रातः अचानक भारतीय सेना पर आक्रमण कर दिया। भारतीय वीर शीघ्र ही संभल गए और उन्हें शत्रु का डटकर सामना किया। इस प्रकार मोहम्मद गोरी सहसा आक्रमण करने की चाल विफल हो गई। तब उसने अपनी सेना के पास जाकर पीछे हटकर अपने छोटे मोटे दलों को बांटकर हिंदुओं पर चारों तरफ से प्रहार किया, फिर पीछे लौटने का बहाना किया। इस चाल से भारतीय सेना की व्यवस्था बिगड़ गई। इसी समय मोहम्मद गोरी ने 12,000 चुने हुए अश्वारोहियों को, जिन्हें उसने रिजर्व में रखा था, संग्राम में झोंक दिया। यद्यपि राजपूत ने भयंकर युद्ध किया और अद्वितीय वीरता का परिचय दिया, तथा घटिया सेना नायकत्व कारण उनकी पराजय हो गई। पृथ्वीराज पकड़े गए और निर्दयतापूर्वक उनका वध कर दिया गया। उनके भाई गोविंद राज भी इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। ये इतिहासकार जो उस समय का मोहम्मद गोरी के साथ आंखों देखा हाल, या कह सकते हो उस समय का जो वर्णन है, इतिहासकार फरिश्ता इस चीज़ का इस घटना का आंखों देखा वर्णन बताता है। तराइन के दूसरे युद्ध का परिणाम ये हुआ कि भारतीय इतिहास में निर्णायक और युग परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ। हिंदुओं के गौरव का सूर्य सदैव के लिए अस्त हो गया। पृथ्वीराज के बाद ऐसा कोई भारतीय नरेश नहीं बचा जो मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा संगठित करके युद्ध चला सकता। वास्तव में इस युद्ध ने भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव डाली। मोहम्मद के लिए भारत विजय का स्वप्न करना आसान हो गया। उसके पश्चात जब इसने पृथ्वीराज जैसे शासक को पराजित कर दिया और भारत पर विजय प्राप्त, मतलब दिल्ली पर सत्ता स्थापित हो गई, उसके पश्चात जो कन्नौज था, कन्नौज पर भी इसने 1194 में आक्रमण कर दिया। और इस समय चौहानों की शक्ति का नाश हो जाने पर भी उत्तर भारत की विजय पूर्ण नहीं हो पाई थी, क्योंकि कन्नौज का एक शक्तिशाली शासक अविशेष था, जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक राजपूतों के विद्रोह का दमन करने में लगा हुआ था। उसी समय मोहम्मद ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और जयचंद ने एक विशाल सेना लेकर आक्रमण का मुकाबला किया। अन्य भारतीय नरेशों ने उसका साथ नहीं दिया और इटावा के पास चंदावर नामक स्थान पर मुसलमानों और जयचंद के बीच घमासान युद्ध हुआ। मोहम्मद गोरी की सेना विचलित हो गई और उसकी पराजय निश्चित जान पड़ रही थी कि तभी उसी समय राजा के घातक तीर लगा और वहीं पर राजा मर गया, जिससे हिंदू सेना में भगदड़ मच गई। कन्नौज का जो राजा जयचंद था, उसका युद्ध चंदावर में हुआ, जो इटावा के पास स्थान है, 1194 में। मोहम्मद गोरी की सेना हारने ही वाली थी, लेकिन अचानक जयचंद की मृत्यु हो जाने के कारण एक तीर लग गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो जो कन्नौज के राजा की सेना थी, उसमें भगदड़ मच गई। इसके पश्चात मोहम्मद गोरी ने कन्नौज पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने वाराणसी नगर की लूट की, मंदिरों को तोड़ा, मस्जिदों का निर्माण करवाया। वाराणसी में जयचंद का कोष्ठ था और उसे मुसलमानों के द्वारा 1400 ऊँटों पर लादकर अपने देश को ले गया। इस विजय के पश्चात मोहम्मद गोरी एक बार पुनः गजनी लौट गया। इसके बाद हरिहर के साथ संघर्ष 1195 में
मोहम्मद गोरी की अनुपस्थिति में पृथ्वीराज के जो छोटे भाई थे जिनका नाम हरिहर था, इन्होंने विद्रोह कर दिया। लेकिन मोहम्मद गोरी का एक सेना नायक जिसका नाम ऐबक था अपनी सेना लेकर अजमेर पहुंचा। हरिहर के आक्रमणकारियों के सामने हरिहर ने आक्रमणकारी के सामने हथियार डाल दिए। अंत में वह अपने सम्मान और कीर्ति की रक्षा के लिए सपरिवार चिता में जलकर भस्म हो गया। ये पृथ्वीराज का छोटा भाई था। इसके बाद बयाना और ग्वालियर पर आक्रमण 1195 में और 96 में फिर आक्रमण किया। सर्वप्रथम उसने बयाना का घेरा डाला। वहाँ के सम्राट कुमारपाल को अंत में पराजय स्वीकार करनी पड़ी। मोहम्मद गोरी ने यंगीर तथा विजयगढ़ के किलों पर आक्रमण कर लिया। इसके पश्चात मोहम्मद गोरी ग्वालियर के किले की तरफ पड़ा और उसने ग्वालियर का घेरा डाल दिया। अंत में मोहम्मद गोरी ने वहाँ के सम्राट सुलक्षण पाल से संधि कर ली और सम्राट ने मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन मोहम्मद गोरी ने संधि की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण दोबारा ग्वालियर पर आक्रमण किया और तुगरिल को भेजा। उसने किले को समस्त रसद काट दी। राजपूत 1.5 वर्ष तक बड़ी वीरता के साथ वहाँ लड़े। अंत में उनकी पराजय हुई और ग्वालियर के किले पर भी मुसलमानों का अधिकार हो गया। इस प्रकार आपका राजपूतों का विद्रोह, अजमेर में राजपूतों ने पुनः विद्रोह कर दिया और राजपूतों तथा मुसलमानों के बीच युद्ध हुआ। राजपूतों की पुनः पराजय हुई। इसके बाद ऐबक ने चालुक्यों की राजधानी अनिलवाड़ पर भी आक्रमण किया। जो पुरानी राजधानी थी उसे लूटा, उस पर भी अधिकार कर लिया। हम देखते हैं कि इस दौरान आक्रमण के दौरान, युद्धों के दौरान जो मुस्लिम सत्ता है वो लगातार मजबूत होती जा रही है और भारत में जो छोटे छोटे राज्य स्थापित हैं वो लगातार सिमटते चले जा रहे हैं, समाप्त होते होते चले जा रहे हैं। इसी प्रकार 1196 में राजपूतों का विद्रोह दमन किया और बुंदेलखंड पर भी 1202 में आक्रमण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बुंदेलखंड के राजा परमार्दी पर राजधानी कलिंजर पर आक्रमण किया। कलिंजर का किला उत्तरी भारत में अपनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध था, किंतु दीर्घकाल के घेरे के पश्चात कलिंजर पर भी मुसलमानों का अधिकार हो गया। इसके बाद महुआ, कालपी आदि भी जीत लिए गए। इसी बीच में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी नामक एक तुर्क सेनापति ने बिना किसी कठिनाई के बिहार तथा बंगाल के दूरस्थ प्रदेशों को भी जीत लिया। ये वही इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी हैं जो मोहम्मद गोरी के सेनापति हैं। इनकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। मुसलमानों की सत्ता स्थापित हो गई। इस प्रकार 12वीं शताब्दी के अंत तक पंजाब से लेकर पश्चिमी बंगाल तक मुसलमानों की सत्ता स्थापित हो गई। केवल उत्तरी बिहार, पूर्वी बंगाल, मालवा तथा गुजरात स्वतंत्र रहे। विजित हिंदू राजवंशों में से केवल चंदेलों को अपना राज्य वापस लेने में सफलता मिली। 1206 ईस्वी में अगर देखा जाए तो 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। इसका कारण ये था कि जब पंजाब से विजय करने के पश्चात ये लौट रहा था, तो ये जब विद्रोहियों को दबाकर स्वदेश लौट रहा था तो मार्ग में एक खोखर विद्रोही था। खोखर विद्रोही ने इसके खंजर मार दिया और खंजर मारने की वजह से इसके जान निकल गई और इस प्रकार खोखरों के विद्रोह के कारण 1206 में 15 मार्च 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। समझ में आया बच्चों? तो इसका मतलब महमूद गजनवी के बाद सुबक्तगीन का ही सेनापति अलग वो था, क्या नाम, गयासुद्दीन का छोटा भाई मोहम्मद गोरी, जो गोर में 1149 में पैदा हुआ, एक महत्वाकांक्षी और कुशल और योग्य सेनापति था। इसने भारत में सत्ता स्थापित करने का प्लान बनाया और इसने अपनी सेना को संगठित किया। 1175 में इसने पहला आक्रमण किया मुल्तान पर। 1178 में गुजरात पर दूसरा आक्रमण किया, जहां मूल राजदूती शासक था, नायिका संरक्षिका देवी थी। नायिका देवी संरक्षिका के रूप में कार्य किया। यहाँ इसकी बुरी तरह से पराजित हो गई। फिर इसने पंजाब पर अधिकार किया, पंजाब के रास्ते से घुसने का प्रयास किया। वहाँ बठिंडा का एक शासक था जिसने इसके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसके पश्चात लगभग
अपनी सेना को मजबूत और इकट्ठा करने के पश्चात यह दिल्ली में सत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से पृथ्वीराज से उलझ गया और 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें इसकी पराजय हुई। 1192 में दूसरे तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय हुई जिसमें पृथ्वीराज को मार दिया गया। इस प्रकार उत्तर भारत में इसकी सत्ता स्थापित हो गई। इसके पश्चात इसने कन्नौज पर आक्रमण किया 1195 में। 1195 में ही इसने पृथ्वीराज के छोटे भाई का विद्रोह दबाया। फिर इसका जो सेनापति ऐबक था इसने राजपूतों के विद्रोह को, बुंदेलों के विद्रोह को, महोबा को, कालपी को, ग्वालियर को सभी को जीत लिया, कलिंजर को जीत लिया। और इसके दो मुख्य सेनापति जिसमें इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी जिन्होंने पश्चिमी बंगाल की पूरी विजय प्राप्त करके दी, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने विजय प्राप्त करके दी। अंततः यह विजय प्राप्त करके वापस लौट रहा था, रास्ते में एक खोखर विद्रोही ने इसके खंजर मार दिया जिससे 1206 में इसकी मृत्यु हो गई। तो ये मोहम्मद गोरी के बारे में हमने आपको विस्तृत रूप से बता दिया। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। सेकंड सेमेस्टर के बच्चों मैंने आपको बताया कि आप लोग अपना जो सेशनल जो कार्य होता है प्रोजेक्ट वर्क वो बना के तैयार रखें। और प्रोजेक्ट वर्क मैंने जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में बताया था कि चार्ट और फाइल बनानी है आपको। एक चार्ट या दो चार्ट, तीन चार्ट जितना आप बनाना चाहो। हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से और पॉलिटी से, इकोनॉमी से आपके पास बहुत सिलेबस है और बहुत से मटेरियल होता है, आप उसमें से बना सकते हैं। और इसी प्रकार एक फ़ाइल भी तैयार करनी है, प्रोजेक्ट फ़ाइल, और तैयार करने के बाद हमारे पास सबमिट करिए और हम उसको देखेंगे। इसके साथ ही साथ जो भी बच्चे आपके संपर्क में हैं उनको भी ये सूचना देना कि सर ने प्रोजेक्ट कार्य बता दिया है और प्रोजेक्ट कार्य के अनुसार ही बच्चों को नंबर भी दिए जाएंगे। और आप लोग विधिवत रूप से अपनी पढ़ाई करते रहिए और ये जो क्लास चल रही हैं उनको घर बैठकर शांति से इनका अध्ययन करिए, इनको समझिए, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है, ये आपातकाल है एक तरीके से। ऐसी स्थिति में आप लोग विद्यालय नहीं आ सकते हैं, हम समझते हैं। तो आप जो विद्यालय का कार्य है उसको घर पर रहकर अपना विधिवत रूप से कार्य करते रहिए। नमस्कार, थैंक यू।